श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका आज की इस भेंट वार्ता में। मैं हूं आज आपके साथ दीपक निषाद और हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज बेहद खास मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आप हैं डॉक्टर राघव गुप्ता, आप विभागाध्यक्ष हैं चर्म रोग विभाग बुंदेलखंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सागर से। आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। तो आज हम जो बातचीत करने जा रहे हैं उसका पूरा थीम जो है, पूरा विषय है वो सोरायसिस के ऊपर केंद्रित है। तो डॉक्टर साहब, हम चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे और सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि सोरायसिस क्या होती है। सबसे पहले मैं सभी श्रोतागण को नमस्कार कहना चाहूंगा। तो सोरियासिस एक क्रॉनिक चर्म रोग है जो चमड़ी, बाल, नाखून और जोड़ों सबको प्रभावित करता है। सामान्यतः सोरियासिस बीमारी जो होती है वो जानलेवा नहीं होती, लेकिन इसका बार बार उत्पन्न होना एक समस्या का कारण बन जाता है। सोरियासिस एक ऐसी बीमारी है जिसका उपचार संभव है, पर यह बार बार उत्पन्न होने का गुण रखती है एक इंसानी शरीर में जिसको सोरियासिस हो जाती है। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि सोरायसिस का उपचार हो सकता है, लेकिन ये बार बार उत्पन्न भी हो सकती है, यानी मरीज के शरीर से गायब भी हो सकती है और पुनः आ भी सकती है। तो डॉक्टर साहब, हम इसकी उत्पत्ति के बारे में जानना चाहेंगे कि कैसे ये बीमारी किसी व्यक्ति को हो जाती है, क्या कारण इसके पीछे होते हैं। जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। सोरियासिस होने का एक सटीक कारण आज तक अज्ञात ही है, बट इसमें आनुवांशिक और इम्यूनोलॉजी दोनों का एक मिश्रण पाया जाता है। यानी कुछ % मरीजों में ये आनुवांशिक होती है कि जैसे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, किसी को भी ये सोरियासिस रहा है तो आने वाले बच्चों में ये चांसेस रहता है कि उनमें सोरियासिस पाई जा सकती है। और कुछ मरीजों में जहां ऐसी पारिवारिक हिस्ट्री नहीं मिलती है, पारिवारिक इतिहास नहीं रहता है सोरियासिस का, वहां पे कुछ इम्यूनोलॉजिकल डिफेक्ट हो जाता है, एक ऑटो इम्यून फिनोमेना स्टार्ट हो जाती है, जिस वजह से सोरियासिस बीमारी इंसानी शरीर को ग्रसित कर लेती है। जो सोरियासिस होती है अमूमन उसमें जो एपिडर्मल टर्नओवर टाइम होता है, स्किन की एक लेयर होती है एपिडर्मिस, जो नॉर्मली 4 से 5 हफ्ते में बनती है और झड़ती है। लेकिन सोरियासिस बीमारी में यही टाइम, जो टर्नओवर टाइम है, 4-5 हफ्ते से कम होके 1 हफ्ता रह जाता है। तो नई चमड़ी लगातार बन रही है, पुरानी चमड़ी झड़ नहीं पा रही है। इस वजह से एक मोटे गोलाकार चित्तों का वो रूप ले लेती है, जिसमें लाल मांस रंग का वो चित्ता रहता है, क्योंकि जो नई ताजी चमड़ी आती है वो हमेशा हल्की गुलाबी रंग की रहती है, तो वो इकट्ठी होती रहती है और उसके ऊपर जो पुरानी डेड स्किन रहती है वो चिपक जाती है। तो एक सिल्वरी व्हाइट स्केल, एकदम सिल्वर रंग की चमड़ी होती जाती है जो झड़ती रहती है, निरंतर झड़ती रहती है। ऐसे चित्ते हमें शरीर के जोड़ों पे, जैसे कोहनी, घुटना या फिर सिर की चमड़ी, इस पे अमूमन ज्यादा देखने को मिलती है। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि चमड़ी जो है झड़ती रहती है, नई चमड़ी बनती रहती है और गुलाबी रंग के वो चकत्ते की तरह दिखती है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर आपने बताया कि वो जो आपका नाखून का हिस्सा हो गया या जोड़ हो गए, वहां पे ज्यादा ये देखने में पाया जाता है। तो क्या कोई खास कारण होता है कि कुछ खास अंगों में ज्यादा इसका प्रभाव देखने को मिलता है? जी हाँ, प्रीडोमिनेंटली जो एरिया हड्डी के नजदीक रहते हैं, जहां पे मूवमेंट ज्यादा रहती है, वहां पे स्किन जल्दी ग्रो होने लगती है, इसलिए जोड़ों पे इसका प्रभाव कुछ ज्यादा दिखता है। और सोरियासिस के मरीजों में एक टर्म होता है सोरियाटिक आर्थराइटिस। आर्थराइटिस मतलब जोड़ों में इन्फ्लेमेशन या दर्द होना, और सोरियासिस की वजह से जब ये जोड़ों में इन्फ्लेमेशन आ जाता है तो उसे सोरियाटिक आर्थराइटिस कहते हैं। तो सोरियासिस चमड़ी के साथ साथ जोड़ों को भी कई बार प्रभावित करती है, जिसमें घुटना, कूल्हा, कोहनी, उंगलियां, ये सारी ग्रसित हो जाते हैं। जोड़ सारे जो होते हैं ये सोरियासिस में ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए सोरियासिस के मरीजों को कई बार सुबह उठ के अकड़न जकड़न महसूस होती है, खड़े होते नहीं बनता है सुबह, यानी 10-15 मिनट आदमी को लगता है सीधा खड़ा होने में। तो सोरियासिस कई बार जोड़ों को भी ग्रसित कर लेती है। जी, सोरियासिस जो है कई बार जोड़ों को भी ग्रसित कर लेता है, आर्थराइटिस की समस्या भी उसके साथ पैदा हो सकती है। डॉक्टर साहब, आपने 2 चीजें बताई कि आनुवांशिक कारण भी हो सकता है और इम्यूनोलॉजी भी हो सकता है। इम्यून सिस्टम में कुछ विकार के कारण ये चीजें होती है क्या, ऑटो इम्यून डिजीज या इस तरीके से? जी हाँ, बेसिकली मैं आपके माध्यम से श्रोतागण को ऑटो इम्यूनिटी के बारे में कुछ समझाना चाहता हूँ। बेसिकली जो हमारी इम्यून सिस्टम होता है, इम्यूनिटी जो होती है, वो बाहरी कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता रखती है।
पर चूंकि कभी कभार इम्यून सेल्स में कोई डिफेक्ट आ जाता है किसी कारणवश, कभी कभार कोई एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर हो गए, वातावरण में कुछ फैक्टर हो गए, कुछ दवाइयां होती हैं जैसे बीटा ब्लॉकर्स हो गए जो बीपी के लिए यूज किया जाता है, कोई साइकेट्रिक मेडिसिन हो गया जैसे लिथियम हो गया, ये सारी दवाएं भी कई बार इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा गड़बड़ा देती हैं। तो उस वजह से जो हमारे इम्यून सेल्स होते हैं वो अपने ही शरीर के अंग को बाहरी समझ के उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं, जिस वजह से एक ऑटो इम्यून फिनोमेना होने लगती है कि शरीर खुद से ही खुद को तकलीफ देने लगता है। ये एक ऑटो इम्यून का बड़ा ही सरल व्याख्यान मैं कर सकता हूं ताकि हमारी आम जनता इसको बड़े अच्छे से समझ पाए। जी डॉक्टर साहब, शरीर का जो इम्यून सिस्टम होता है वो खुद के खिलाफ ही काम करने लगता है। ऑटो इम्यून ये फिनोमेना होता है। आपने बहुत सरल शब्दों में इसकी व्याख्या की डॉक्टर साहब। यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि आनुवांशिक कारण भी इसके होते हैं, यानी परिवार में किसी सदस्य को हुआ है तो आने वाली पीढ़ी में भी किसी को वो ट्रांसफर हो सकता है, संचारित हो सकता है। तो क्या ये जो बीमारी होती है आनुवांशिक होने के अलावा क्या संचारी भी होती है? नहीं। संक्रामक भी होती है? नहीं। सोरियासिस कभी संक्रामक नहीं हो सकता, ये छुआछूत से नहीं फैल सकता। यानी ये धारणा एक बहुत गलत धारणा है जो आम जन में रहती है कि अगर किसी को सोरियासिस है तो उसके साथ बैठने से, उसके साथ खाना खाने से या उससे हाथ मिलाने से सोरियासिस उनको भी लग सकती है। ऐसा होना संभव नहीं है। वो किसी व्यक्ति के शरीर में कितना भी फैल सकता है, बट किसी व्यक्ति से किसी और व्यक्ति में होना संभव नहीं है। जी, ये एक गलत, यानी उस व्यक्ति के साथ हम सामान्य व्यवहार कर सकते हैं। बिल्कुल। उठना बैठना, साथ में खाना, ये सारी चीजें हो सकती हैं। बिल्कुल उसके साथ भेदभाव का या अस्पृश्यता का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। और डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक चीज और भी है। मान लीजिए किसी माता पिता को जो है सोरायसिस की बीमारी है, तो माता पिता से उसके बच्चे में उस बीमारी को जाने की जो संभावना है वो कितनी ज्यादा होती है? ये बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि सोरियासिस जिनको रहती है वो हमेशा हमसे आके ये प्रश्न कहते हैं, जो अविवाहित व्यक्ति रहते हैं, लड़के या लड़कियां, कि हम शादी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो देखिए, अगर माता पिता में से किसी एक को सोरियासिस की बीमारी है तो 15% चांस होता है, 15% चांस होता है कि बच्चे में सोरियासिस होगी, लेकिन 85% ये चांस है कि नहीं होगी। अगर माता पिता दोनों ग्रसित हैं तब जाके ये चांस 40% के करीब हो जाता है। फिर भी 60% चांसेस रहता है कि सोरियासिस नहीं होगा। तो सोरियासिस जिन व्यक्तियों को है वो शादी से परहेज ना करें, वो अपना गृहस्थ जीवन चला सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसी कठिनाई नहीं आती कि कोई आदमी को सोरियासिस है और वो शादी ना करे। सामान्य जीवन जी सकता है कोई व्यक्ति यदि उसे सोरायसिस है, और शादी कर सकता है, गृहस्थ जीवन पूरी तरीके से जी सकता है, कोई उसमें कठिनाई नहीं है। डॉक्टर साहब ने बहुत विस्तार से बताया। और डॉक्टर साहब, क्या ऐसा हो सकता है कि सोरायसिस है और बेबी प्लान कर रहे हैं और वो इस संभावना को नगण्य करना चाहते हैं कि मेरे बच्चे में सोरायसिस ना हो? 15% आपने बताया यदि दोनों पेरेंट्स में से एक में है जी, तो क्या उसको हम 0% पे भी ला सकते हैं उपचार के उपरांत? ऐसा संभव नहीं है। अगर वो गुण ट्रांसफर होना है तो जब एक जाइगोट बनता है तभी वो गुण उसके होने वाले बच्चे के शरीर में अंकित हो जाता है कि इसको सोरियासिस होना है या नहीं होना है। तो किसी भी उपचार के माध्यम से ये चीज एलिमिनेट नहीं हो सकती कि वो चांस 0% हो जाए। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर जो बीमारी है, बीमारी के रूट कॉज को समझना भी बहुत जरूरी है, और ये भी समझना बहुत जरूरी है कि कैसे इसका रोकथाम हम कर सकते हैं बीमारी होने के बावजूद, बीमारी होने के बाद भी। तो कौन कौन से वो फैक्टर्स होते हैं, रिस्क फैक्टर्स होते हैं या कारण होते हैं जो इस बीमारी को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो सोरियासिस को बढ़ा सकती हैं, जिसमें सबसे पहला नाम मैं लेना चाहूंगा शराब का। शराब का सेवन जो व्यक्ति करते हैं उनको सोरियासिस बढ़ने के चांसेस कई गुना हो जाते हैं। शराब सोरियासिस को डायरेक्टली इफेक्ट करती है, इसलिए जो व्यक्ति सोरियासिस से ग्रसित है उनको ये सलाह रहती है कि वो शराब का सेवन तुरंत रूप से बंद करें। दूसरा होता है ओवरवेट होना, यानी आपका जो बॉडी वेट है वो थोड़ा एक्सेस है, तो आपको सोरियासिस के जो कारण है वो ज्यादा जल्दी इफेक्ट करेंगे, प्रभावित करेंगे, और सोरियासिस कई रूपों में आपके शरीर को ग्रसित कर सकती है। तीसरा, मानसिक ट्रॉमा या स्ट्रेस। अगर आपको किसी भी प्रकार का मानसिक ट्रॉमा है आपकी बीमारी को लेके,
आपके शरीर को लेके, आपके परिवार को, आपकी जॉब को लेके कोई भी ऐसा ट्रॉमा या स्ट्रेस है तो वो आपकी सोरियासिस को भड़काने का काम कर सकता है। साथ ही साथ कभी कभार गले की खराश होना, बार बार गले में इन्फेक्शन होना या HIV इन्फेक्शन होना इस बीमारी को बढ़ाने में मदद करता है, उसको भड़का सकता है और एक तीव्र रूप में उसकी प्रस्तुति शरीर में आ सकती है अगर ऐसा बार बार होता है तो। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि कौन कौन से वो कारण हो सकते हैं जिसके कारण सोराइसिस बढ़ सकता है। यहाँ पर हम ये जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि ज्वाइंट्स में होता है, शरीर के वो कौन कौन से अंग होते हैं खासकर जहाँ पे सोराइसिस की बीमारी देखी जाती है, और खासकर उन लोगों के पहचान के लिए जो अभी तक इसको डायग्नोस ही नहीं कर पाए हैं कि वो सोराइसिस से ग्रसित हैं, उसका इलाज ही नहीं ले रहे हैं जबकि वो सोराइसिस से ग्रसित हैं, उनकी नजर के लिए, उनकी दृष्टि के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जो सोरियासिस बीमारी है वैसे तो सिर से लेके पैर तक किसी भी हिस्से में प्रभाव कर सकती है, लेकिन आमूमन देखा जाता है हाथ की हथेली, पैर के तलवे और सिर की चमड़ी, ये 3 जो हिस्से हैं ये सबसे खास हिस्से होते हैं जहां पे सोरियासिस बहुत ज्यादा अपना असर दिखाती है। इसमें हाथों में, पैरों में दरारें आ जाती हैं और उससे कभी कभार रक्त का रिसाव भी होता है जो चलने में या हाथ से काम करने में बाधा उत्पन्न करता है। सोरियासिस के चित्ते में खुजली होना एक आम बात होती है, कभी कभार ये बहुत तीव्र गति की भी होती है, रात के समय ज्यादा हो सकती है, सुबह उठते ही ज्यादा हो सकती है। और सोरियासिस के पैचेस जो, जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कशन में बताया, एक मोटे सिल्वरी व्हाइट स्केल के साथ रहते हैं, एक चमकीली सफेद परत रहती है उसमें। पर जो हाथ पैरों में सबसे ज्यादा इसमें प्रभावित देखा जाता है, जिसमें दरारें पड़ जाती हैं और वो काफी एक पेनफुल कंडीशन, एक दर्दनाक कंडीशन होती है मरीज की, क्योंकि उसकी रोजमर्रा की जिंदगी बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाती है। ना वो पैर पे ढंग से चल पाता है, ना अपने हाथ से कोई भी अच्छा काम कर पाता है। तो ये एक सोरियासिस के लोकलाइज्ड पैटर्न है जहां पे सोरियासिस ज्यादातर पाया जाता है। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक चीज समझना चाहेंगे, आपने बताया कि पैचेज पड़ जाते हैं, दरार पड़ जाता है, कई बार ये बहुत पेनफुल भी हो जाता है और रक्त भी निकलता है, रक्त का स्राव भी होता है। तो क्या दर्द को हम दूर कर सकते हैं? क्या सामान्य जीवनचर्या जो है उसको हम बनाए रख सकते हैं दवाओं से, इलाज से? बिल्कुल संभव है। दवाओं के जरिए, अच्छी लाइफस्टाइल या अच्छा दैनिक आचरण करने से ये सारी चीजें कंट्रोल में भी आ सकती हैं, पूरी तरह आपके हाथ पैर और शरीर से गायब भी हो सकती हैं। लेकिन इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो है मरीज का जागरूक होना। मरीज को अपने शरीर के लिए जागरूक होना पड़ेगा। उसको ओवर द काउंटर पे जाके किसी मेडिकल स्टोर से कुछ सलाह लेके कोई भी दवा का प्रयोग करना सही नहीं है, उचित नहीं है। एक प्रशिक्षित डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह के बिना आप अगर अपने सोरियासिस का इलाज करते हैं तो कई बार आप बेहतर करने की जगह और बुरा कर लेते हैं, क्योंकि कुछ दवाइयां होती हैं जो सोरियासिस में वर्जित होती हैं, जैसे कि ओरल स्टेरॉइड्स, जो एक आम प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा यूज में आता है, लेकिन सोरियासिस उस पर एक दुष्प्रभाव डालती है। तो कभी कभार मरीज जाने अनजाने एक परेशान होके या परिस्थितिवश कई बार नहीं अपने शरीर के लिए उतने जागरूक रहते हैं और एक गलत रास्ता कर लेते हैं, जिससे उनको उनकी पीड़ा जो है कम होने की बजाय और दर्दनाक की तरफ ले जाती है। तो पहली चीज है मरीज को जागरूक होना, अपनी बीमारी को समझना और एक उचित कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके उसका इलाज कराना। जी डॉक्टर साहब, एक प्रशिक्षित और योग्य चिकित्सक के पास जाना, त्वचा रोग या चर्म रोग विशेषज्ञ से संपर्क करना अति आवश्यक है, क्योंकि कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो वर्जित होती हैं और क्या पता आपने अनजाने में ओवर द काउंटर ऐसी दवाएं ले ली जो आपके लिए ज्यादा नुकसानदायक हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ कॉम्बिनेशन क्रीम का इस्तेमाल लोग करते हैं, ओरल फॉर्म में किसी मेडिसिन को ना लेकर के क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, वो भी कई बार बोला जाता है कि नुकसानदायक हो जाता है। बिल्कुल होता है, और मैं ये मानता हूं कि भारतवर्ष में हमारे यहाँ इसका दुरुपयोग बहुत ज्यादा है। किसी भी दवा को बनाया जाता है उसके सही उपयोग के लिए, बट किन्हीं कारणोंवश ये चीज एक ऐसी गलत प्रैक्टिस में आ जाती है कि मिक्स्ड कॉम्बिनेशन क्रीम्स का दुरुपयोग बहुत ज्यादा होने लगता है और मरीज एक सीमा अवधि से ज्यादा उस दवा का प्रयोग करने लगता है, जिससे उसके शरीर में साइड इफेक्ट्स होने लगते हैं। तो ये एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है जो हम डे टू डे अपनी क्लिनिक में, ओपीडीज में देखते हैं कि मरीज अपने मन से अपना ट्रीटमेंट करता है और उसका फिर साइड इफेक्ट का खामियाजा भुगतता है।
और काफी कुछ गंवा करके वो क्वालिफाइड चिकित्सक तक पहुंचता है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है और थोड़े से फायदे के चक्कर में ज्यादा नुकसान कर लेता है अपना। इसलिए नजरें खोले रखना बहुत जरूरी है, जागरूक होना बहुत जरूरी है और सही चिकित्सक तक पहुंच बनाना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम सोराइसिस की 2 अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे। मान लीजिए कि किसी को ज्वाइंट्स में प्रॉब्लम है, वहां पे कुछ दरारें हैं या सोराइसिस के लक्षण हैं, और किसी सरफेस पे ऐसा है जो ज्वाइंट का पार्ट नहीं है, तो दोनों के ट्रीटमेंट में क्या ज्यादा फर्क होता है या इलाज होने या इलाज ना होने की संभावना में कुछ अंतर पड़ता है? दोनों का इलाज तो एक ही रहेगा क्योंकि सोरियासिस बीमारी एक ही है, लेकिन समय का अंतर होता है कि जो जोड़ों पे है वो थोड़ा ज्यादा समय लेगा ठीक होने में, और जो नॉर्मल सतह पे है, चमड़ी पे है, वो जल्दी ठीक हो जाता है। बट ठीक दोनों होते हैं, आगे पीछे थोड़ा समय लग जाता है पर दोनों ठीक होते हैं। इसमें एक बात और मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि जो नाखून के अंदर अगर सोरियासिस आ जाती है वो नेल प्लेट को पूरा खराब कर देती है, नेल बेड को खराब कर देती है, तो नाखून का वापस सही होना एक बहुत कठिन काम है और इसमें कई बार कई सालों का समय भी लग सकता है। डॉक्टर साहब, एक चीज और समझना चाहेंगे, मान लीजिए शरीर के किसी अंग में है, हाथ में है, बाजू में है, कहीं पे भी है, तो क्या वो ज्यादा फैल सकता है या फिर उस अंग से किसी और भी अंग में वो जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। ये तीव्रता निश्चित होती है शारीरिक जो इम्यूनोलॉजिकल फिनोमेना बॉडी में चल रही रहती है उस पे। अगर आपकी डिजीज एक्टिविटी अंदर से बहुत स्ट्रांग है तो वो 10 दिन में आपके सिर से पैर तक भी फैल सकती है, जिसे हम इरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस कहते हैं, जिसमें शरीर की 1 इंच जगह नहीं बचती जहां पे सोरियासिस ना हो। ऐसे केसेस को फिर भर्ती करना पड़ता है, इंजेक्शन द्वारा दवा देनी पड़ती है। वो एक बड़ी क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। कई बार मवाद भरे बहुत सारे दाने आ जाते हैं, पूरे शरीर में छोटी छोटी मवाद भरी फुंसियां हो जाती हैं, जिसे हम पस्चुलर सोरियासिस कहते हैं। ये अवस्था आमतौर पे जो गर्भवती महिलाएं रहती हैं जिनको सोरियासिस का लक्षण रहता है या गुण रहता है, उनमें ये बहुत कॉमनली देखने को मिल जाता है। तो सोरियासिस टोटली डिपेंड करता है आपके अंदरूनी इम्यूनिटी के ऊपर कि वो किस तरीके से आपके शरीर में प्रभाव डाल रही है। जी डॉक्टर साहब, लेकिन एक बार यदि इलाज शुरू हो गया तो वो काफी हद तक नियंत्रण में आ सकता है और मरीज उसे मैनेज कर सकता है 100%। आज अगर किसी को सोरियासिस है तो कुछ समय में वो चीज कंट्रोल होना 100% तय है। और जैसा कि हमने आचरण के बारे में बात किया कि शराब का सेवन नहीं करना है, अच्छा भोजन लेना है, वेट को मॉनिटर करना है, प्रॉपर एक्सरसाइज करना है, तो इससे सोरियासिस अंडर कंट्रोल बना रहता है और मरीज की रोजमर्रा की जिंदगी में सोरियासिस उतना प्रभाव नहीं डालता है। बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब, बहुत सुकून की बात है, राहत की बात है। आपके मुख से ये बातें सुनकर के जो भी मरीज है उनको काफी अच्छा लग रहा होगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि सोराइसिस के लक्षण जो भी लोग आपकी आवाज को सुन रहे हैं, यदि उनको मालूम चल गया कि वो सोराइसिस के पेशेंट हो सकते हैं, मरीज हो सकते हैं, तब वो व्यक्ति क्या करे? सबसे पहले जो भी व्यक्ति को ऐसे लक्षण महसूस हो रहे हैं उनको नजदीकी डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि सोरियासिस जैसे लक्षण वाली और बीमारियां भी होती हैं। तो हमें ये डिफरेंशिएट करना, उसको अलग करना बहुत जरूरी है कि क्या मरीज को सोरियासिस ही है, जो एक प्रशिक्षित डर्मेटोलॉजिस्ट क्लिनिकल एग्जामिनेशन द्वारा पहचान सकता है कि इसको सोरियासिस है कि नहीं है। कुछ जटिल केसेस होते हैं जिसमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन से भी वो चीज क्लियर नहीं हो पाती है, तो इन केसेस में स्किन बायोप्सी एक गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन है। इसमें एक मूंग की दाल बराबर चमड़ी का टुकड़ा लिया जाता है और उसको माइक्रोस्कोप द्वारा प्रशिक्षण किया जाता है कि जो चमड़ी में बदलाव सोरियासिस बीमारी में देखे जाते हैं क्या वो मरीज की चमड़ी में है। अगर वैसे हैं तो हम उसे फिर कंफर्म सोरियासिस का केस कह सकते हैं। और एक बात और मैं इसके साथ जोड़ना चाहता हूं कि सोरियासिस जो बीमारी है कई अन्य बीमारियों के साथ भी एसोसिएटेड होती है, जुड़ी रहती है, जैसे मधुमेह या डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन जिसे हम कहते हैं। कभी कभार हृदय रोग भी इससे एसोसिएटेड रहते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ब्लड में बढ़ जाना। तो इन सब चीजों को ढूंढने के लिए हमें कई बार रक्त की जांचें भी या खून की जांच कराना अनिवार्य हो जाता है। ये एक सोरियासिस का प्रॉपर डायग्नोस्टिक प्रोटोकॉल है। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि कुछ बीमारियों के साथ ये एसोसिएटेड होता है, जुड़ा रहता है, तो यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि क्या उन बीमारियों की वजह से सोराइसिस भड़क सकता है या सोराइसिस की वजह से वो बीमारियां भी हो सकती हैं? ये म्यूचुअल है, 2 तरफा है ये। यानी अगर किसी को ब्लड प्रेशर है और सोरियासिस है तो अगर सोरियासिस भड़क रहा है तो साथ साथ बीपी भी शूट कर सकता है।
या किसी को कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है और उसका सोरियासिस भी बढ़ रहा है, तो उसका कोलेस्ट्रॉल और भी बढ़ सकता है। तो एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है सोरियासिस और अन्य एसोसिएटेड बीमारियों से। कई बार स्टैंड अलोन सोरियासिस होता है और कोई भी बीमारी नहीं होती है। ऐसा शोध हो रहे हैं, लगातार शोध होते जा रहे हैं, जिसमें सोरियासिस का एसोसिएशन ढूंढा जा रहा है कई अन्य सिस्टमिक कॉजेस से, कि क्या वो थायराइड से रिलेटेड है या हाई कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड है, क्या इनकी होने की वजह से किसी आदमी को सोरियासिस होने का गुण बढ़ जाता है। तो ये निरंतर एक शोध का विषय है और सोरियासिस में नई नई शोधें होती जा रही हैं ताकि इस कॉम्प्लेक्स बीमारी को और अच्छे गहराई में समझा जा सके। परस्पर जुड़ी हुई चीजें हैं और म्यूचुअल होती हैं। एक अवस्था दूसरी अवस्था को भड़का सकती है, ये तो जाहिर सी बात है। डॉक्टर साहब, आपने जांच के बारे में बात की। डॉक्टर जो है क्लिनिकल जांच के बाद यह पता कर सकता है कि सोराइसिस है या नहीं है। तो यहाँ हम भड़काने वाले जिन कारणों की बात कर रहे हैं, कई लोग बायोप्सी से बचते हैं। उनको ये लगता है कि बायोप्सी कराने के बाद वो चीज और भड़क सकती है। तो ये जो एक भ्रम है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, बायोप्सी एक बहुत ही सरल, सेफ और जरूरी प्रोसीजर होता है। बायोप्सी एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन है जिसको करने से आपकी बीमारी की एक्चुअल स्थिति, किस हद तक वो आपके शरीर के अंदर है, किस लेवल, किस स्टेज पे है, ये सारी चीजें बायोप्सी द्वारा ही पता चलती हैं। बायोप्सी कोई दर्दनाक प्रोसीजर नहीं है, कोई तकलीफदायक प्रोसीजर नहीं है। एक छोटा सा चमड़ी का टुकड़ा निकालना कोई बहुत दर्दनाक चीज नहीं है। एक भ्रांति बन जाती है कि पता नहीं क्या किया जाएगा, बट ऐसा मैं आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं, आपके श्रोतागण को बताना चाहता हूं कि बायोप्सी एकदम सेफ है। बायोप्सी करने के बाद जो हीलिंग होती है उसमें कोई भी बीमारी ना भड़कती है, ना वो पैच भड़कता है, ना उसमें कोई और दिक्कत होती है। तो ये एक भ्रांति है, इसको दूर करें। बायोप्सी आपके लिए एक मददगार साबित होती है। लंबे समय तक आपकी बीमारी का इलाज होना है, हमें उसकी स्टेजिंग पता रहती है, किस स्टेज पे आप हैं, तो उसमें आप ही का भला है, आप ही की मदद आसानी से हो सकती है। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत विस्तार से बताया। बायोप्सी बिल्कुल सुरक्षित प्रक्रिया है और ये इसके बारे में जो डर है वो भ्रांति के अलावा और कुछ नहीं है, कोई सच्चाई उससे जुड़ी हुई नहीं है और इस भ्रम को आपने बहुत अच्छे से तोड़ा है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक चीज और समझना चाहेंगे कि जैसे मान लीजिए कुछ यंग एज के लोग हैं और उनको भी सोराइसिस की बीमारी हो गई है और उनके बाकी जो कंडीशंस हैं, आप बीपी की बात कर लीजिए, शुगर की बात कर लीजिए, कोलेस्ट्रॉल की बात कर लीजिए, बिल्कुल नॉर्मल है, तो क्या ऐसे आदमी का ट्रीटमेंट आसानी से हो सकता है? एक चीज इससे जुड़ा हुआ, और महिला और पुरुष में ये बीमारी कुछ खास अंतर करता है? किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है? देखिए, वैसे तो महिलाओं और पुरुषों में ये बीमारी समान तौर पे असर डालती है, लेकिन जो आपने टॉपिक बोला है कि यंग अडल्ट्स या वयस्क जो यंग हैं अभी और उनमें और कोई भी एसोसिएटेड या जुड़ी हुई बीमारी नहीं है, तो जी हाँ, उनका इलाज ज्यादा आसानी से किया जा सकता है, ज्यादा सफल रहता है और थोड़ा टाइम भी कम लगता है। जो और मरीजों में जो थोड़े ज्यादा एज के होते हैं या उनमें जो अदर बीमारियों के लक्षण है वो भी पाए जाते हैं, तो उससे सरलता हो जाती है सोरियासिस को ठीक करने में। डॉक्टर साहब, बस आखिरी में आपसे हम जानना चाहेंगे कि सोराइसिस का उपचार आप लोग कैसे करते हैं? देखिए, सोरियासिस जो है कई स्टेज में रहती है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, यानी मध्यम, मध्यम से तीव्र और अति तीव्र। तो जो माइल्ड बीमारी होती है उसको तो लगाने की दवाओं से ही कंट्रोल किया जा सकता है, कि जैसे एक आध पैच किसी जोड़ पे है या हाथ या पैर में है तो उसको लगाने की दवा से कंट्रोल किया जा सकता है। कभी कभार जो मध्य से तीव्र की ओर बढ़ रही हुई बीमारी रहती है उसमें हमको कुछ लक्षण के अनुसार दवा ऐड करनी पड़ती है, खाने की भी, कि खुजली रोकने की दवा या दर्द रोकने की दवा, या कभी कभार कोई इम्यूनो मॉड्यूलेटर दवा देनी पड़ती है ताकि इम्यून सिस्टम थोड़ा मॉड्यूलेट हो और बीमारी की गति थमे और रिग्रेस हो, पीछे जाए, चित्ते हल्के हों। और जो अति सीवियर हो जाते हैं उसमें हमको लगाने की, खाने की सारी दवाओं का प्रयोग एक साथ करना पड़ता है ताकि वो व्यक्ति जल्द से जल्द सोरियासिस से रिलीफ पा सके। यानी डॉक्टर साहब, इस बीमारी का जो नेचर होता है वो आगे बढ़ने का ही होता है। वो माइल्ड से मॉडरेट की तरफ, फिर मॉडरेट से और नेक्स्ट लेवल की तरफ जा सकता है, सीवियर की तरफ जा सकता है। यानी इलाज लेना तो अति आवश्यक है, आप इससे बच नहीं सकते। आप ये कह के आप टाल नहीं सकते कि अभी तो मुझे एक ही चित्ता है, क्योंकि वो एक चित्ता किसी दिन किस रूप में आपके सामने आ जाएगा
ये आप बिल्कुल तय नहीं कर सकते और इसे कोई तय नहीं कर सकता। इसलिए शुरुआती दौर में जो इलाज लिया जाता है वो मरीज के लिए ज्यादा सहायक रहता है, लंबे समय पे उसको ज्यादा दवाओं का भार नहीं सहना पड़ता। जी डॉक्टर साहब, बहुत विस्तार से आपने बताया। आखिरी में बस चंद संदेश आपके माध्यम से, आपके लफ्जों में जानना चाहेंगे कि जो मरीज सोराइसिस से ग्रसित हैं वो क्या क्या रोकथाम करें, क्या क्या सावधानियां बरतें ताकि ये बीमारी नियंत्रण में रहे और वो आसानी से क्योर हो जाए, उनका इलाज हो जाए। देखिए, सबसे पहली जो बात मैं ये कहूंगा, सोरियासिस से प्रभावित जो भी मरीज हैं उन्हें एक आदर्श वजन मेंटेन करना चाहिए, एक आइडियल वेट, बॉडी वेट अकॉर्डिंग टू हाइट। जितनी आपकी हाइट है उसके मैचिंग एक वेट का क्राइटेरिया रेशियो होता है, उसमें आपको रहना है। शराब का सेवन तुरंत प्रभाव से बंद करना है। रेगुलर व्यायाम या एक्सरसाइज करना है। ऐसे एक्सरसाइज में बहुत हैवी एक्सरसाइजेस भी नहीं, एक माइल्ड टू मॉडरेट आप योगा कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, थोड़ी सी रनिंग कर रहे हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आपकी बॉडी कंटिन्यूअसली फंक्शनैलिटी की तरफ बढ़ती है। और इसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण रहेगा, अपनी बीमारी का तनाव ना लें, क्योंकि तनाव आपको और बीमार कर सकता है। तो निश्चिंत रहें, आपको सोरियासिस हो गया है तो उसका उपचार संभव है। अपने निकटतम डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, उनसे अपना उपचार कराएं और एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं तो सोरियासिस आपको कभी प्रभावित नहीं करेगी। खाने के लिए भी कुछ खास बताना चाहेंगे आपकी? ज्यादा मसालेदार या फिर ज्यादा फैटी फूड हमें अवॉइड करना चाहिए। जो ज्यादा वसा का खाना रहता है, जिसमें ज्यादा डीप फ्राइड चीजें रहती हैं, ये सारी तली मसालेदार चीजों को अगर बचाव करेंगे तो आप एक वेट भी रेगुलेट कर पाएंगे और साथ ही साथ अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो वो भी नियंत्रित में रहेगा। जी डॉक्टर साहब, वजन को नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है, बॉडी को यानी शरीर को सक्रिय रखना भी बहुत जरूरी है। शराब इत्यादि ले रहे हैं तो तत्काल प्रभाव से बंद कर दीजिए उसे। और यदि आपको सोराइसिस हो गया है तो तनाव मत लीजिए, उसका चिकित्सक से मिलिए। आप इस बीमारी को जरूर नियंत्रित कर सकते हैं अपने चिकित्सक के साथ मिलकर के। डॉक्टर राघव गुप्ता साहब, विभागाध्यक्ष चर्म रोग विभाग, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर से हमारे बीच आए और आपने हमारे श्रोताओं को सोराइसिस जैसी बीमारी के बारे में बहुत ही विस्तार से जानकारी साझा की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।